Assalamualaikum students, hope so you all are doing well in your life. Today the topic that we are going to discuss is allotropic form of substances. आज हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ को हम नाम देते हैं कि वो क्या है हमारे पास सब्सटेंस। उस सब्सटेंस की हमने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को देखना है। टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो किसे कहते हैं। अगर मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है या एक पीस ऑफ वुड है तो हम उस वुड को, कि मेरे पास अगर एक वुड का पीस है तो उस वुड को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ एक चेयर में, एक टेबल में या फिर किसी एक वास में। तो अब ये वुड की एलोट्रॉपिक फॉर्म हो जिसमें हमने किसी भी एक सब्सटेंस को लिया और उसको डिफरेंट तरह की जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हम लोगों ने एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़नी है केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री सब्सटेंसेस होते हैं वो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स के मिलके बनते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपके पास जो एलिमेंट्स या कंपाउंड अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करें और फिर उनकी डिफरेंट हों फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, तो इन फॉर्म्स को हम एलोट्रॉपिक फॉर्म, और इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस आपने जिस प्रोसेस को पढ़ा है उसको हम पढ़ते हैं एलोट्रॉपी। अब आपको ये बात समझ आई होगी कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट्स हैं या कोई कंपाउंड्स हैं वो अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उन एग्जिस्टेंस की वजह से उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एलोट्रॉपी, और इन फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। इसमें अब हम एग्ज़ाम्पल लेंगे जो आपकी बुक ने बताई हैं। उसमें सबसे पहली एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं। ऑक्सीजन या तो फिर O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी या फिर O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। अगर हम O2 की बात करें तो ऑक्सीजन इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, इसका स्ट्रक्चर इस शेप का होता है। और अगर हम O3 की बात करें तो ऑक्सीजन इस शेप के अंदर एग्जिस्ट करती है। O2 जो है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन गैस और O3 को हम कहते हैं हमारी ओजोन गैस। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास एक और एग्जांपल दी है, दैट इज़ कार्बन। कार्बन की अगर हम देखें तो कार्बन तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिनिस्टर फुलरेंस। अब अगर हम ग्रेफाइट और डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड जो है वो एक जायंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। उसकी लेयर्स किस तरह से होती हैं कि ग्रेफाइट के हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं जो कि कार्बन से ही मिलके बनते हैं, और वो हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं वो इस फॉर्म के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब ये कनेक्ट करती हैं ग्राफीन्स एक दूसरे के साथ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ग्रेफाइट के अंदर। अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो ये मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें इस तरह से कार्बन की जो रिंग्स हैं वो अटैच होती हैं, 4 कार्बन्स इस तरह से। फिर इसके साथ फर्दर 4 लगी हुई होंगी इस तरह से, फिर यहाँ से 4 कनेक्टेड होंगी इस तरह से, और इस तरह से ये 4 का जो रिंग है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तीसरी आपके पास यहाँ पे एग्जांपल जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की वो है बकमिनिस्टर फुलरेंस। बकमिनिस्टर फुलरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पेंटागॉन्स या हेक्सागॉन्स होते हैं कार्बन के। पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स की अगर हम बात करें तो पेंटागॉन और हेक्सागॉन क्या चीज़ें होती हैं, ये आपके पास इस तरह से 5 कार्बन्स जो हैं वो अटैच होते हैं इस तरह से। ये 6 कार्बन है, इसी तरह इसके आगे फर्दर 6 कनेक्टेड होंगे, और इस तरह से ये पूरी एक बॉल का स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक हो गया। आपके पास यहाँ पे क्या है कि बकमिनिस्टर फुलरेंस में 60 कार्बन्स होते हैं। ये 60 कार्बन की एक बॉल होती है जिसमें एटम्स जो हैं वो पेंटागॉन्स या फिर हेक्सागॉन्स की फॉर्म के अंदर अरेंज हुए होते हैं। फिर आपको यहाँ पे बताया जाता है कि जो फुलरेंस है
ये स्टेबल होती है ओवर अ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। मतलब अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं या बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो ये उस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर बिल्कुल स्टेबल होती है, ये उस प्रेशर को और उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेती है। दूसरी बात क्या है, आपके पास इसकी जो नेचर होती है वो कोवेलेंट होती है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर सॉल्युबल या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, बल्कि वो किस में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अब फुलरेंस का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक होता है, और उसके अलावा इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो चार्ज नहीं होते, इसके अंदर बाउंड्रीज नहीं होती, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। इसका एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। कार्बन 60 की अगर हम बात करते हैं तो आपने यहाँ पे देखा कि ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। मतलब ये मेल्ट हो जाता है लेकिन अनस्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल ही रहता है। इसमें ये सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकता। अब आपके पास, आपने इसमें 3 एग्जांपल्स देखी, आपने यहाँ पे 3 चीज़ों को पढ़ा। कार्बन में, कार्बन जो है वो डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरेंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद तीसरी आपके पास एग्जांपल है सल्फ़र की। सल्फ़र की 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, एक रोहम्बिक और दूसरी मोनोक्लिनिक। अब जो रोहम्बिक फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन द मोनोक्लिनिक फॉर्म। दैट वॉज ऑल अबाउट योर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें आपने एलोट्रॉपिक फॉर्म की डेफिनेशन और एलोट्रॉपिक की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अलावा आपको बकमिनिस्टर फुलरेंस जो है इसकी जो आपने 3, 4 से 5 आपने इसकी ये प्रॉपर्टीज़ को देखा, वो आपको पता होनी चाहिए। उनको हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। वो क्या थी कि बकमिनिस्टर फुलरेंस जो है वो कार्बन 60 कार्बन्स होते हैं, ये स्फेयर की फॉर्म में होता है, इसमें एटम्स अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन्स। ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे भी स्टेबल रहता है। ये कोवेलेंट इन नेचर होता है, इस वजह से ये सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें चार्जेस मौजूद नहीं होते, ना ही बाउंड्रीज होती हैं, ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकता, ऑल्दो ये सॉफ्ट होता है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि सल्फ़र में जो आपके पास रोम्बिक फॉर्म है दैट इज़ stable and monoclinic form is unstable. Hope so this topic is clear now. If you like my video, then do subscribe, like and share my channel with your other friends. Thank you.